चलिए एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें हर जीवित चीज के दिल में ले जाएगा। चाहे वो एक विशाल पेड़ हो या फिर कोई छोटा सा कीड़ा, सब एक ही रहस्यमयी चीज से बने हैं। आज हम उसी रहस्य को उजागर करेंगे और जानेंगे कि असल में जीवन का मतलब क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर किया। आखिर ये सभी जीवित चीजें, ये पेड़-पौधे, जानवर और हम खुद किस चीज से बने हैं? ये एक खोज की कहानी है जो एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले सवाल से शुरू होती है। हमारी कहानी हमें ले चलती है साल 1665 में। उस दौर में एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक, और उनके पास था एक बहुत ही साधारण सा खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि इस छोटे से उपकरण से वो कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो जीव विज्ञान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। हुआ ये कि हुक ने पेड़ की छाल, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, उसका एक पतला सा टुकड़ा अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और जो उन्होंने देखा वो हैरान करने वाला था। उनके ही शब्दों में वो नज़ारा मधुमक्खी के छत्ते जैसा था, जो छोटे छोटे कमरों से बना हो। इन्हीं छोटे छोटे कमरों को देखकर हुक ने उन्हें एक नाम दिया, सेल। ये लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से आया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। और बस इस तरह जीव विज्ञान के सबसे जरूरी शब्दों में से एक का जन्म हुआ। अब देखिए, हुक की खोज तो बस एक शुरुआत थी, एक चिंगारी। इस पूरी तस्वीर को समझने में करीब 200 साल लग गए। विज्ञान की कहानी कुछ ऐसी होती है ना, एक खोज दूसरे को रास्ता दिखाती है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, हुक के बाद ल्यूवेनहॉक आए, जिन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाएं देखीं। फिर दशकों बाद ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक को खोजा, और फिर श्लाइडेन, श्वान और विर्चो जैसे महान वैज्ञानिकों ने इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरा सिद्धांत तैयार किया। जरा सोचिए, इन दोनों खोजों में कितना बड़ा फर्क था। हुक ने जो देखा था वो असल में खाली कमरे थे, जीवन के छोड़े हुए निशान। लेकिन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने पहली बार जीवन को सचमुच में हरकत करते हुए देखा। तालाब के पानी की एक बूंद में तैरता हुआ पूरा का पूरा ब्रह्मांड। ये विज्ञान के लिए एक क्रांतिकारी पल था। तो चलिए इतिहास की किताबों से बाहर निकलते हैं और आज की बात करते हैं। इन छोटे कमरों को देखने के लिए हमें किसी बड़ी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। इसका राज तो हमारे किचन में ही छुपा है, एक साधारण से प्याज में। ये एक बहुत ही क्लासिक प्रयोग है जो अक्सर स्कूलों में किया जाता है। करना क्या है? बहुत आसान है। प्याज की एक पतली सी झिल्ली निकालनी है, उसे स्लाइड पर रखना है। अब क्योंकि कोशिका के ज्यादातर हिस्से पारदर्शी होते हैं, तो उन्हें देखने के लिए हम सैफ्रनिन नाम का एक गुलाबी रंग डालते हैं। इससे कोशिका के अलग अलग हिस्से साफ साफ उभर कर दिखने लगते हैं। फिर बस इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या नजर आता है? हमें दो चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। एक, ईंटों की दीवार की तरह बक्से जैसी संरचना, जो खुद कोशिका है, और दूसरा, हर बक्से के अंदर एक गहरा सा बिंदु, जिसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस छोटे से प्यास के प्रयोग ने एक बहुत बड़ी बात साबित कर दी। वो ये कि कोशिकाएं सिर्फ कॉर्क या तालाब के पानी में नहीं हैं, वे हर जगह हैं। हर एक पौधा, हर एक जानवर, सभी की बनावट का आधार यही छोटी छोटी इकाइयां हैं। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जीवन की दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ है एक कोशिकीय जीव, मतलब पूरा का पूरा जीव बस एक ही कोशिका का बना है, और दूसरी तरफ है बहुकोशिकीय जीव, जैसे हम और आप, जो खरबों कोशिकाओं की एक विशाल टीम की तरह काम करते हैं। एक कोशिकीय जीवों की दुनिया भी कमाल की है। अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब इसके उदाहरण हैं। जरा सोच कर देखिए, एक अकेली कोशिका वही शिकार कर रही है, वही ऊर्जा बना रही है, वही चल फिर रही है, और वही अपनी संख्या भी बढ़ा रही है। मतलब वो अपने आप में एक पूरा जीव है। वहीं दूसरी तरफ बहुकोशिकीय जीवों में मामला बिल्कुल अलग है। यहां टीम वर्क चलता है। हमारे शरीर को ही देख लीजिए। यहां हर कोशिका एक स्पेशलिस्ट है, और उसका आकार उसके काम के हिसाब से होता है। जैसे ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए गोल गोल लाल रक्त कोशिकाएं, बीमारियों से लड़ने के लिए अमीबा की तरह अपना आकार बदलने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं, और दिमाग से शरीर तक संदेश पहुंचाने के लिए लंबी और शाखों वाली तंत्रिका कोशिकाएं। तो इतनी सारी अलग अलग कोशिकाएं, इतने सारे काम, इसे देखकर सवाल उठता है, क्या कोई एक ऐसा नियम है, एक ऐसा सिद्धांत है जो इन सभी पर, चाहे वो अमीबा हो या इंसान, सब पर लागू होता है?
बिल्कुल। और इसी नियम को हम जानते हैं कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी के नाम से। साल 1839 में दो वैज्ञानिकों श्लाइडन और श्वान ने दो बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी बातें कहीं। पहली, हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है, और दूसरी, जीवन की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई खुद कोशिका ही है। इन दो बातों ने जीव विज्ञान को हमेशा के लिए एक सूत्र में पिरो दिया। लेकिन इस थ्योरी में एक पेंच था। एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। ठीक है, मान लिया कि सब कुछ कोशिकाओं से बना है, पर ये नई कोशिकाएं आती कहां से हैं? क्या वो हवा में से या कहीं से भी अचानक पैदा हो जाती हैं? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए साल 1855 में एक और वैज्ञानिक सामने आए, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक बहुत ही छोटा लेकिन शक्तिशाली लैटिन वाक्य कहा, ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला, जिसका मतलब बहुत सीधा सा था लेकिन बहुत गहरा। इसका मतलब था सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। जीवन कहीं से भी अचानक पैदा नहीं होता, बल्कि ये मौजूदा जीवन के बंटवारे से ही आगे बढ़ता है। क्या कमाल का विचार था। तो अब जाकर पूरी तस्वीर साफ हुई। इन तीनों विचारों को मिलाकर बनता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। पहला, सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी हैं। दूसरा, कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। और तीसरा, हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही पैदा होती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि कोशिका सिर्फ जीवन की एक ईंट नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा नक्शा है, ब्लूप्रिंट है। ये वो ढांचा भी है और वो कारखाना भी जो मिलकर जीवन को संभव बनाता है। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि ये हमें एक और भी बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर जीव का बुनियादी खाका एक ही कोशिका है, तो फिर इस धरती पर एक छोटी सी चींटी से लेकर एक विशाल वेल तक जीवन के इतने अनगिनत और हैरान कर देने वाले रूप कैसे मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब ही हमें कोशिका की असली शक्ति की ओर ले जाता है।